हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि कल मैंने 85 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताई थी एमपीपीएससी के लिए, और उसमें मैंने बोला था कि 2 सब्जेक्ट मैं करवाऊंगी। तो आज से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10, और सेकंड यूनिट के लिए शाम तक लेक्चर आएगा। तो आज अपन यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सिलेबस मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देती हूँ इसका। तो इसमें पहला चैप्टर है भौगोलिक विस्तार एवं जनसंख्या वितरण। सेकंड चैप्टर इसका है संवैधानिक प्रावधान। थर्ड चैप्टर इसमें प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछता है। फिर फोर्थ चैप्टर में इसमें पीवीटीजीएस ग्रुप दिए गए हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति। और उसके बाद फिर ये कल्याण के लिए योजनाएं वगैरह, उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं सरकार ने जिससे उन लोगों का विकास हो सके, इसलिए कल्याण के लिए योजनाएं वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उनके अपने त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, परंपराएं होती हैं, कई कलाएं होती हैं जो उन लोगों को विशेषता प्रदान करती हैं। तो उनकी विशिष्ट कलाएं हैं, भाषा है, बोली है। तो ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, उत्सव, साहित्य, त्यौहार वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। फिर 8th में है मध्य प्रदेश की जनजाति की स्वतंत्रता आंदोलन है और जनजातीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और अपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ जनजातीय व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने योगदान दिया है, उनके विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन संबंधित संस्थान प्रमुख, उनके म्यूजियम्स वगैरह बनाए हुए हैं जिनमें उनके संग्रहालयों में उनकी जो भी उन्होंने योगदान दिया है, विशिष्ट कलाएं वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत विख्यात हुई हैं, तो उनके बारे में म्यूजियम में रखी गई हैं। तो उनमें कुछ प्रकाशन हैं उनके जिनमें व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, उनकी संस्कृति बताई जाती है, उनकी परंपराएं बताई जाती हैं। ऐसे कई प्रकाशन होते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन देखा होगा, वन्या करके पूछा था एक क्वेश्चन कि वन्या कहाँ से किस सन से प्रकाशित होती है, तो उसका आंसर 1980 आयोग ने बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अपन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आज से अपन यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। ये 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे आपको, एक पर्टिकुलर यूनिट दी हुई है इसके लिए। पहले ये 4-5 नंबर तक इसका मार्जिन रहता था, लेकिन लास्ट ईयर से जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें 10 नंबर तक आराम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन यूनिट, और इसमें लोक साहित्य संस्कृति वगैरह भी हैं, वो भी अपन देखेंगे। चलिए तो अपन अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट 10 का, चैप्टर नंबर 1, जिसमें भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार दिया हुआ है। तो इसमें नोट्स मेरे खुद के हैं, मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, मैंने ऐड की हैं चीज़ें जहाँ जहाँ से मेरे को सही लगी हैं, उस हिसाब से मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और लास्ट टाइम में बहुत अच्छे रहेंगे ये नोट्स, शॉर्ट में हैं, एक बार रिवाइज़ करके जाएंगे आराम से आपका काम चलेगा। और बहुत बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं, 5 मिनट में आपका एक यूनिट आराम से हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ और पूरा डिटेल भी बता दूंगी अभी तो जो भी है, लेकिन लास्ट टाइम के लिए ये नोट्स बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी डिटेलिंग आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखा हो, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एक बार अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स तो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, तो अपन लोग लास्ट में इन्हीं नोट्स से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या। तो जनजाति, तो सबसे पहले समझेंगे जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो वर्तमान में भी विकास के सोपान पर पिछड़े हुए हैं। देखिए, इन लोगों का ये जो जनजातियां हैं, इन लोगों का थोड़ा सा विकास के सोपान में कहीं ना कहीं ये लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे हैं और इनका एक समूह बना दिया है जिसे जनजाति कहा गया है। और परिभाषा दी है इसकी 365 में, और परिभाषित करके इन्होंने यह बोला है कि वह समूह जनजाति है जिसे 342(1) में जोड़ा गया है। तो ये 2 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, 365(25) में परिभाषित किया गया है और जोड़ा गया है 342(1) में। टर्म्स याद रखिए, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो आपको। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अनुसूचित समूह दिए हुए हैं 342(1) में। अंग्रेजी ये जो समूह बोला जा रहा है तो इसको सूचीबद्ध किया हुआ है। अनुसूचित समूह उन्हें बोलते हैं जिन्हें मतलब संविधान में अनुसूचित किया हुआ है या सूचीबद्ध किया हुआ है, उन्हें अनुसूचित बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 1950 में सूचीबद्ध भारतीय संविधान में 212 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ ही था, तो 1950 में कुछ देखा गया कि कुछ जनजातियां जो सामान्य लोगों से थोड़ी सी पिछड़ी हुई हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, या मतलब कहीं ना कहीं विकास के सोपान में वो लोग पिछड़े हुए थे। तो उनमें से 212 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें अनुसूचित जाति
जनजाति घोषित किया गया, जिससे उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट देखेंगे इसका आधार क्या था कि किन किन जनजातियाँ बहुत सारी थी, पर ऐसी कौन सी जनजातियाँ हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया जाए। तो इसके लिए चंदा समिति का गठन हुआ 1960 में, और एक 5 मानक उन्होंने तैयार किए। बोला भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन और संकुचित स्वभाव, ये 5 लक्षण जिन जनजातियों में होंगे उन्हें अपन सूचीबद्ध कर देंगे। तो इनके आधार पर 461 जनजातियाँ थी उस टाइम 1950 में, लेकिन सिर्फ 424 जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आई। नेक्स्ट देखेंगे अन्य नाम जनजातियों के अन्य नाम। कुछ लोगों ने जनजातियों को और कुछ भी बोला है, जैसे पहले के टाइम पे प्राचीन ग्रंथों में जो जनजातीय लोग थे उन्हें वनवासी या अतविका कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन एक विद्वान थे, जनजातियों के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो उन्होंने पहाड़ी जनजाति बोला था। महात्मा गांधी जी ने गिरिजन बोला था। गोविंद सदाशिव घुरिये पिछड़े हिंदू कहा था इन्होंने। नेक्स्ट ठक्कर बापा को जनजाति का पितृ पुरुष कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जनजातियों के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो इन्होंने आदिवासी शब्द बोला था, और ये आदिवासी शब्द प्रथम बार प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने, किसके लिए, जनजातियों के लिए। काका कालेलकर ने फिर आदिवासी बोला था। डॉक्टर दास एंड दास थे जिन्होंने विलीन मानवता बोला था इनको। अंग्रेजों ने दलित वर्ग बोला था, और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से सूचीबद्ध, जो कि अपन अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुछ पुस्तकें हैं जो जनजाति पे लिखी गई हैं। ठक्कर बापा जिन्होंने योगदान दिया है, बुक्स लिखी हुई हैं, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में। वैरियर 11 आएंगे, फिर वैरियर 11 में मुरिया और उनके घोटुल लिखे थे। 1947 में द बेगा लिखी थी 1939 में। हीरालाल एवं रशेल थे जिन्होंने द ट्राइब्स एंड कार्ड्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 में लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या जो भी पढ़ रहे हैं अपन, ये आंकड़े जो भी हैं वो 2011 का जो सेंसस हुए थे उनके आधार पर हैं। तो मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 लोग आदिवासी जनजाति लोग हैं, और इस हिसाब से जनसंख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। और अपनी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या का 21.9% भाग लगभग जनजातियों का है। तो इस हिसाब से अपन प्रतिशत में आ रहे हैं 13th नंबर पे, और जनसंख्या में आ रहे हैं अपन प्रथम नंबर पे। और मिजोरम प्रतिशत में प्रथम नंबर पे आता है, मतलब मिजोरम में जितनी पूरी जनसंख्या है उसका ज़्यादातर प्रतिशत जनजातीय प्रतिशत है। तो मिजोरम प्रथम प्रतिशत में आ रहा है। जनसंख्या और प्रतिशत में कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, अपना एरिया बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, उस हिसाब से जनजातीय लोग कम हैं, पर क्योंकि जनसंख्या ही ज़्यादा है तो मिजोरम से ज़्यादा है, और मिजोरम बहुत छोटा क्षेत्र है और जनजातीय जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रतिशत में बड़ा है, पर क्योंकि जनसंख्या ही वहाँ की कम है तो प्रतिशत में ज़्यादा हो तो सकता है, पर उनकी जनसंख्या का नंबर नहीं ज़्यादा हो सकता है। जनसंख्या और प्रतिशत में सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे कुल 43 हैं वर्तमान में जिनको अनुसूचित जनजाति बोला गया है अपने मध्य प्रदेश में। पहले 46 हुआ करती थी, लेकिन 8 जनवरी 2003 सूची से बाहर किया गया है 3 को, कीर, मीना और पारदी को। कीर, मीना, पारदी को 2003 से जनजाति सूची से बाहर कर दिया गया है। एमपी में अब 43 बची हैं। तो कीर और पारदी ये लोग यहाँ भोपाल, रायसेन वगैरह में रहा करते थे, और ये मीना विदिशा में रहा करते थे। तो ये इनका क्षेत्र हो गया। पीवीटीजीएस पढ़ेंगे। पीवीटीजीएस अपने यहाँ 3 हैं, बेगा, भारिया और सहरिया, ये 3 ग्रुप्स हो गए हैं पीवीटीजीएस। इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में 3 हैं, बेगा, भारिया, सहरिया, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम जनसंख्या वाले जिले। तो जिनमें जनजाति जनसंख्या ज़्यादा है ऐसे 3 जिले हैं, धार, बड़वानी, झाबुआ। सबसे ज़्यादा धार में, फिर बड़वानी में, फिर झाबुआ में। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, भिंड, दतिया, मुरैना। तो भिंड में सबसे कम जनसंख्या है, दतिया में उससे कम है, मुरैना में उससे भी कम है। प्रतिशत में देखेंगे अधिकतम प्रतिशत जिला अलीराजपुर है जिसमें 89% के समथिंग जनसंख्या है जनजातियों की। फिर झाबुआ में देखेंगे, फिर बड़वानी में है। न्यूनतम प्रतिशत में देखेंगे तो भिंड है, फिर मुरैना है, और मुरैना के बाद दतिया है। फिर देखेंगे नगरीय जनजाति जनसंख्या। तो नगरीय जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा भिंड में। भिंड में जितनी भी जनजाति रहती हैं पूरे भिंड जिले में, उसमें से ज़्यादातर जनजाति नगर में रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का जनजाति प्रतिशत ज़्यादा है। और डिंडोरी में जितनी भी जनजाति रहती हैं उनमें से बहुत कम नगरों में रहती हैं, ज़्यादातर गाँव में है, इसलिए डिंडोरी में प्रतिशत सबसे कम है।
जनजातीय जनसंख्या क्या, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना, पॉइंट अपने क्लियर रखिएगा। नगरीय जनजाति क्या है, शहरी जनजाति क्या है, परसेंटेज क्या है, जनसंख्या क्या है। और इसमें डाउट मत रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, सर्वाधिक जनसंख्या देखेंगे तो भारत और मध्य प्रदेश की। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड है और सेकंड नंबर पे है भील। लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा है, भील है फिर गोंड है। लेकिन 2001 की जनगणना में ये भारत जैसा ही था, मतलब गोंड सबसे ज़्यादा थे, भील दूसरे नंबर पे थे। लेकिन जब 2011 की सेंसस आए तो उसमें पता चला कि भील सबसे ज़्यादा है, देन गोंड है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार में मैंने ये डायग्राम बना दिया है छोटा सा, जिससे आपको क्लियरिटी हो थोड़ी सी, क्योंकि जो भी आप भौगोलिक विस्तार में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो और किसी की भी ज्योग्राफिकल कंडीशन याद करते हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है मैप बना के देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रहेंगी। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो उत्तरी जनजातीय प्रदेश, एक पूर्वी जनजातीय प्रदेश, एक मध्य दक्षिणी और पश्चिमी जनजातीय प्रदेश। तो आपको याद रखना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, लेकिन दक्षिण के साथ मध्य जुड़ा हुआ है। तो जो पूरब में आती हैं जनजातियाँ वो पूरब में आती हैं जनजातियाँ गोंड, कोल, पनिका और बैगा। और उत्तर में आती हैं सहरिया, खैरवाड़, सौर। पश्चिम में भील विलाला, सबको पता है। और इसमें आती हैं मध्य दक्षिण में गोंड, भारिया, प्रधान, बेगा, कोरकू। गोंड का क्षेत्र क्योंकि बहुत ज़्यादा है और मतलब गोंड की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोंड लोग रह रहे हैं। तो इनका जो नॉर्थ में एरिया है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता है, पर हाँ जो इनका ईस्ट में है वो लगभग 14% एरिया पे जनजातियाँ रह रही हैं, और साउथ में और मिडिल में दोनों को मिला के 23.28% पर रह रही हैं। और फिर आता है पश्चिम वाला एरिया, तो पश्चिम में रह रही हैं 36% एरिया पे। और साक्षरता पूर्व वाले की थोड़ी सी अधिक है। साक्षरता देखेंगे अपन तो साक्षरता थोड़ी पूर्व वाले एरिया में, ये साक्षरता अधिक है थोड़ी पूर्व वाले एरिया में, इन लोगों से अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक है। देन अपन देखेंगे मैंने कुछ क्षेत्र आधारित होती है, जैसे कि चंबल क्षेत्र में सहरिया और खेरवार मिल जाते हैं, बुंदेलखंड में कोंदवार मिल जाते हैं, बघेलखंड में कोल, बेगा, गोंड मिल जाते हैं, महाकौशल में बेगा, कोल, गोंड, भारिया मिल जाते हैं, कोरकू मिल जाते हैं, निमाड़ में मिल जाते हैं भील, कोरकू, गोंड। देन भील और भिलाला मिल जाते हैं मालवा में। तो ये क्षेत्र आधारित हो गई। क्षेत्र आधारित भी पूछ सकते हैं, वो प्रादेशिक आधार पर जो ऊपर मैंने विभाजन बताया वैसे भी पूछ सकते हैं, और वो पर्टिकुलर एक किसी जनजाति का पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। सभी एस्पेक्ट में मैंने क्लियर करवा रखा है कि क्या क्या कैसा कैसा है। बस आपको एक बार मैं जब पढ़ा रही हूँ तब पढ़ना है, एक बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे कि गोंड लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि अब मैंने पहले भी बताया था। भील भिलाला रहते हैं, वैसे क्षेत्र वाइज देखेंगे तो मालवा में रहते हैं, और वैसे देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं। और भील भिलाला का मुख्य क्षेत्र है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन। नेक्स्ट आती है बिझावर जनजाति। तो बिझावर जनजाति बालाघाट और सिवनी में रहती है, हलवा बालाघाट में रहती है, मवासी पांडुना छिंदवाड़ा में रहती है, भरेवा बैतूल में रहती है, कोरकू रहती है खंडवा बैतूल में। कोरकू की 2 उपजातियाँ आएंगी, एक आएगी बंदोरिया, एक आएगी दुलारिया। तो बंदोरिया रहेगी पचमढ़ी में आपकी, और दुलारिया रहेगी हरदा और खंडवा में। नेक्स्ट देखेंगे भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, शहडोल में रहती है। मुख्य रूप से भारिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है, और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है। नेक्स्ट देखेंगे बेगा के बेगाचक जनजातियाँ, बेगा के बेगाचक में जो जनजातियाँ रहती हैं वो पीवीटीजीएस में आ रही हैं। बेगा भारिया सहरिया में से जो बेगाचक है वो आ रही हैं अपने पीवीटीजीएस में। तो बेगा देखेंगे अपन मुख्यतः शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, और ये प्रधान का भी सेम ही क्षेत्र है। अगरिया देखेंगे, अंगरिया रह रही है मंडला, सीधी, शहडोल में। पनिका रह रही है सीधी, शहडोल में। खैरवार आपकी रह रही है सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर में। और इसकी एक उपजाति है कोंदार में, जो कि वहीं रह रही है जहाँ पे खैरवार है। ऑब्वियसली उपजाति है तो आसपास ही रहेगी। शौर जनजाति देखेंगे तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह में रह रही है आपकी शौर। नेक्स्ट कोल देखेंगे तो सतना, रीवा, शहडोल और सीधी वाला क्षेत्र कोल का है। ओराव का है सीधी, सिंगरौली। शहरिया रह रही है आपकी ऊपरी क्षेत्र में, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर एंड गुना। सर्वाधिक अनुसूचित जिले 7 इंदौर संभाग के हैं। टोटल अगर अपन संभाग देंगे तो इसमें 7 संभाग ऐसे हैं जिनमें जनजातीय जनसंख्या रह रही है। तो उन 7 संभागों में से एक संभाग इंदौर है, जिसके लगभग 7 जिलों में
अनुसूचित जनजाति रह रही है। तो याद रखिए कि कौन सा संभाग है जिसके सर्वाधिक जिलों में अनुसूचित जनजाति रहती है, तो वो इंदौर है 7 जिलों में। सर्वाधिक विकासखंड, इंदौर संभाग के धार जिले के सर्वाधिक विकासखंड है जो आदिवासी विकासखंड है, जिनकी टोटल संख्या है 12। तो आपको सर्वाधिक विकासखंड किस जिले के हैं ये भी पूछ सकता है, तो आपको धार लगाना है। और किस संभाग में सर्वाधिक जिले अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, तो वो आपको लगाना है इंदौर 7। ठीक है, टोटल अपन देखेंगे तो टोटल 89 अनुसूचित जनजाति के विकासखंड हैं। वैसे टोटल 313 हैं, अगर देखेंगे तो 313 हैं जो कि पूरे हैं, लेकिन इनमें से आएंगे 89 जो अनुसूचित जनजाति के हैं, और इन 89 में भी सबसे ज़्यादा धार में 12 विकासखंड हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि छतरपुर में हुई है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि मंदसौर में हुई है। मंदसौर में न्यूनतम ही हुई है और यहाँ तक कि ऋणात्मक में हुई है, तो ऋणात्मक नकारात्मकता में हुई है। कितनी हुई है? -11.8 मंदसौर में। उसके बाद भिंड में भी नकारात्मक है -8.9, और उज्जैन में -8.5, याद रखिए। नेक्स्ट आएगा जनसंख्या वितरण, देख लेते हैं अपन। जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आएगा प्रतिशत में। और टोटल उनका पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो आएगा जितनी जनसंख्या वो आएगा जनसंख्या में। तो जनसंख्या 10,45,45,716 भारत में है, और अपने मध्य प्रदेश में है 1,53,16,784। प्रतिशत में देखेंगे तो 8.60%, कुल लोगों का 8.60% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। और अपने मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.9% अनुसूचित जनजाति के रूप में है। मध्य प्रदेश का प्रतिशत देखेंगे, जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, मतलब अगर अपन इस कुल जनसंख्या को इसका प्रतिशत निकालें तो वो आता है 14.16%। याद रखिए इसको। ग्रामीण जनसंख्या 90% है, वहीं एमपी में 92% है। शहरी मात्र 10% है, एमपी में मात्र 6.8% लोग जनजातीय हैं जो कि शहर में रह रहे हैं। वृद्धि दर देखेंगे तो 23.66% है, एमपी में देखेंगे 25.20% है। लिंगानुपात देखेंगे तो 990 है, और यहाँ पे 984 है एमपी में। साक्षरता देखेंगे तो 59% है, और यहाँ पे 50.55% है। पुरुष साक्षरता देखेंगे तो 6850 आ जाएगा, और यहाँ पे पुरुष साक्षरता मध्य प्रदेश में जनजातियों को देखेंगे तो 59.55 आएगा। महिलाओं की देखेंगे तो 49.40% है, और इसमें देखेंगे तो 41.47% है। वहीं घनत्व देखेंगे तो 382 टोटल घनत्व है भारत का, लेकिन अनुसूचित जनजाति का घनत्व मात्र 32। वहीं 236 टोटल घनत्व है एमपी का। वहीं जनजाति का देखेंगे तो मात्र 50 जनजाति का घनत्व हो गया 50। ठीक है, तो 32 50 याद रखिए। कुल घनत्व का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। कुल जनजाति देखेंगे तो 705 है, अपने यहाँ 43 हैं, पहले 46 थी, 3 हटा दी थी। कौन कौन सी हटा दी थी? कीर, मीना और पारधी। याद रखिए 8 जनवरी 2003 को हटाई गई थी। ठीक है, याद रखिए। पीवीटीजीएस टोटल 75 है, अपने यहाँ 3 हैं, बेगा, भारिया, सहरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख जनजाति का क्रम देख लेंगे कि कौन सी जनजाति एमपी में सबसे ज़्यादा है। तो भील है, लगभग 39% है। इसका परसेंटेज थोड़ा सा एक बार और मैं देख लूँगी, मेरे को शायद थोड़ा सा लग रहा है कि इसका 40, एक बार मैं देख के बता दूँगी आपको, जैसा भी 49% समथिंग मेरे को कुछ ध्यान आ रहा है। फिर नेक्स्ट गोंड है, फिर कोल है, फिर कोरकू है, फिर सहरिया है, फिर बेगा है, भारिया है। ये नीचे परसेंटेज दिया हुआ है, एक बार आप याद कर लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया। ठीक है, नेक्स्ट पीवीटीजीएस देखेंगे। पीवीटीजीएस की कुल संख्या भारत में 75 है, मध्य प्रदेश में 3 है, पढ़ चुके हैं। पीवीटीजीएस होता क्या है? जनजाति के बीच उनकी अधिक वैधता के कारण, वैधता मतलब और भिन्न होना, जो भी जनजाति हैं उनसे भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनमें भी उनको विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में इंक्लूड किया गया हो, जिनको पीवीटीजीएस बोलते हैं। तो पहली बार 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति नाम से एक श्रेणी बनाई थी, जो पीवीटीजीएस के लिए एक श्रेणी बनाई थी आदिम जनजाति नाम से। फिर इसका 2006 में नाम बदल दिया गया और इसको पीवीटीजीएस कहा जाने लगा। पीवीटीजीएस मीन्स विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह। 2013 में बर्जियस खाका समिति पर्यावास क्षेत्र के अधिकार के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? पर्यावास क्षेत्र के अधिकार। किसके अधिकार? पर्यावास क्षेत्र के। किन के लिए?
PVTGS के लिए कौन सी समिति? वर्जियस खाका समिति। कब बनाई गई? 2013 में। इस तरीके से आपको खुद से क्वेश्चन करना, खुद ही आंसर देना, जिससे आपको क्लियर पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या दिमाग में जा रहा है आपके और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मेमोरी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है आदिम जनजाति की विशेष श्रेणी विद्यार्थी टास्क फोर्स अनुशंसा पर निर्मित की गई थी। ठीक है, विद्यार्थी टास्क फोर्स याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। विद्यार्थी टास्क फोर्स की अनुशंसा पर निर्मित की गई थी आदिम जनजाति की एक विशेष श्रेणी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या वितरण दोनों मैंने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ वहाँ की चीज़ें भी जो मुझे लग रही थी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं या बाई चांस आ सकती हैं, अगर पेपर मॉडरेट टू टफ गया तो वो भी मैंने आप लोगों को इंक्लूड करवा दिया है। थोड़े मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। उससे पहले अपन PVTGS के 3 वो देख लेते हैं जो अपने MP में PVTGS हैं। 3 हैं, बेगा चक के बेगा, पातालकोट के भारिया, ग्वालियर संभाग के सहरिया। इन तीनों को PVTGS में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में। इनके कल्याण के लिए 11 विकास अधिकरण और इनमें टोटल 15 जिले हैं, जिनको विकास अधिकरण के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। 11 विकास अभिकरण हैं, उनमें 15 जिले हैं। 11 विकास अभिकरण देख लेते हैं। 11 विकास अभिकरण में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा। ये 11 आपके अभिकरण हो गए। 15 जिले में क्यों बोल रही थी? क्योंकि ग्वालियर दतिया सहित है, श्योपुर भिंड मुरैना सहित है, शिवपुरी अशोकनगर सहित है। तो 11 अभिकरणों के जिले, ये 11 जिले हो गए। 12वां हो गया अशोकनगर, 13, 14 और ये हो गया आपके 15। तो इस हिसाब से आपके 15 जिले और 11 अभिकरण PVTGS के लिए हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने का बोल रही थी, तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2024 के। तो भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति, परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर, इसको डिलीट कर दिया गया था आयोग ने, कुछ कन्फ्यूजन रहा हो या जो भी रहा हो, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बनिया में बोल रही थी आपको प्रकाशन वगैरह अपन को पढ़ने हैं। म्यूजियम में उनकी पुस्तकें, उनके जो भी उनकी कलाएं हैं, उनका संग्रह करके रखा गया है। तो ये बनिया पूछा गया था, स्थापना वर्ष पूछा गया था। बनिया का स्थापना वर्ष 1980 था। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है? तो इसमें टंट्या भील के नाम से चल रही है। ये जब अपन योजनाएं पढ़ेंगे, जो जनजाति के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है, वो योजना पढ़ेंगे तो उसमें टंट्या भील ये आपको दिखाई दे जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरहा किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बिरहा गौंड जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ये चैप्टर जैसे जैसे अपने कंप्लीट होते जाएंगे ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि आज अपन ने सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। पर हाँ, भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या वितरण से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे जरूर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, महानायक टंट्या भील किस आदिवासी जनजाति से थे? तो ये भील जनजाति से थे। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्गीय बादल भोई कौन थे? तो एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट देखेंगे, ये भिम्मा वाला डिलीट कर दिया था, शायद उनको निवास स्थान में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि जनजातियों के साथ ये हो जाता है कि वो लगभग हर जगह रह रही होती हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बता सकते कि ये लोग सिर्फ यहीं रह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग और कहीं रह रहे हों और कुछ लोग और किसी ज़िले में रह रहे हों, तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, मांडवरा त्यौहार द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा मांडवा त्यौहार मनाया जाता है? गौंड। 8th या 9th चैप्टर आपका होगा जिसमें त्यौहार वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह दिए हुए हैं, उसमें अपन ये पढ़ेंगे। तो ये गौंड जनजाति द्वारा मांडवरा मनाया जाता है। रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है। रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित है? ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। ये कुछ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए हुए हैं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे एस्पेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी लिंक, ये जो मैंने PDF दी हुई है आपको, ये पूरी PDF में भेज दूँगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।